मैं 25 की हूँ और अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। यही कहकर श्रद्धा ने उस हैवान के साथ जिंदगी बसर करने का फैसला किया था, जिसने श्रद्धा का वो हाल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब से ये खबर सामने आई है तब से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। जब से श्रद्धा के मर्डर केस के बारे में खुलासा हुआ है, उसके बाद से रोजाना के तौर पर हो रहे खुलासे और भी ज्यादा रूह कपा देने वाले हैं। हर रोज आरोपी आफताब पूनावाला की दरिंदगी की कहानी सामने आ रही है। ऐसी जुर्म की कहानी जिसे सुनने के बाद अपने आप से हर कोई सवाल कर रहा है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसी बर्बरता को अंजाम कैसे दे सकता है। और अब तो दिल्ली पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की परमिशन भी मिल गई है और खून के धब्बे भी। जी, आफताब के फ्लैट के किचन से पुलिस को खून के धब्बे मिले हैं, जिनके डीएनए जांच के लिए उसके पिता को बुलाने की संभावना है। इसके अलावा भी कई और ऐसे खुलासे हैं जो सिर चकरा देने वाले हैं, दहशत से भर देने वाले हैं। पेशे से शेफ आफताब ने बाथरूम में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से ये भी समझते हैं कि आफताब की इस हैवानियत का खुलासा कैसे हुआ। 6 अक्टूबर को श्रद्धा वॉकर के पिता ने डीसीपी से संपर्क किया था, उनसे मिलकर पत्र दिया था, जिसके बाद केस को मानिकपुर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया। 12 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर वसई पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की। 27 अक्टूबर को श्रद्धा के पिता और आफताब के परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस से दोनों परिवारों ने कहा कि उनके लिए आफताब और श्रद्धा मर चुके हैं। 3 नवंबर को आफताब पूनावाला को मानिकपुर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के दौरान आफताब ने बताया कि 22 मई को श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई। उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो खुद पुलिस की मदद करना चाहता है श्रद्धा को ढूंढने में। 3 नवंबर को ही पूछताछ के बाद वसई में जहां परिवार के साथ आफताब रहता था, वहां से घर शिफ्ट किया, सामान लेकर सीधा दिल्ली निकल गया। इस दौरान पुलिस आफताब पर पूरी नजर बनाए हुए थी। 8 नवंबर को वसई पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली पुलिस से वसई पुलिस ने केस का पूरा इनपुट शेयर किया। यहां से आफताब की हरकतों पर और ज्यादा नजर गड़ाई गई, फिर चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, बैंक ट्रांजैक्शंस हो या फिर मोबाइल लोकेशन। बीच बीच में वसई पुलिस आफताब के छतरपुर वाले घर भी जाती थी, जहां पर ताला लगा मिला। कड़ी नजर रखी जा रही थी, सर्विलांस पर सभी चीजें थी और जैसे ही वसई पुलिस के हाथ सबूत लगे, तमाम सबूतों के आधार पर आफताब को हिरासत में लिया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब जाकर उसने कबूला कि श्रद्धा की हत्या उसी ने की है और उसके शरीर के 35 टुकड़ों को एक एक कर उसने दिल्ली के मेहरौली इलाके में फेंक दिया है। पुलिस के सामने आफताब ने क्या क्या कबूला। श्रद्धा की मौत के बाद आफताब ऐसे रह रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस ने बताया कि मर्डर के कुछ हफ्तों बाद तक आफताब ने श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी यूज किया और उसके दोस्तों से भी बात की ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस के मुताबिक 31 मई को आफताब ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ चैट भी की थी। 26 मई को आफताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से अपने खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसके पहले उसने कहा था कि 22 मई के बाद से वो श्रद्धा के संपर्क में नहीं है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आफताब श्रद्धा की इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे हुआ। तो आफताब ने कबूला है, वसई वेस्ट पालघर में 2004 से 2019 तक परिवार के साथ रहता था। पिछले 6 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ। हरियाणा के गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। साल 2019 के मई महीने में श्रद्धा से बम्बल ऐप के जरिए संपर्क में आया। मुंबई के मलाड में रहने वाली श्रद्धा से ऑफिस के बाद मिलता था, फिर उसे वसई के संस्कृति अपार्टमेंट में छोड़ता था। अक्टूबर 2019 में हम दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया। हम किराए पर नायगांव इलाके के किनी कॉम्प्लेक्स में यशवंत प्राइड बिल्डिंग में रहते थे। करीब 1 साल तक वहीं रहे। यहाँ रहते हुए हम दोनों मलाड के कॉल सेंटर में काम करने लगे और हमारी छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़े होने लगे। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां हर्षला वॉकर का निधन हो गया, जिसके बाद 15 दिन के लिए श्रद्धा अपने घर संस्कृति अपार्टमेंट में रहने चली गई। श्रद्धा की मां की मौत के बाद हम दोनों में झगड़े बढ़ गए। 1 साल का नायगांव का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम वसई के विजय विहार कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। जुलाई 2021 में एक दिन श्रद्धा और मुझ में बहुत लड़ाई हुई। इसी तरह झगड़े बढ़ते गए। मार्च 2022 में हमने अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए घूमने का प्लान बनाया। हम हिमाचल में बर्बलिंग, कंसोल, मनाली गए, फिर उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और मसूरी गए। इस 15 से 20 दिन के ट्रिप में भी हमारी बहुत लड़ाई हुई। इस दौरान हमारी पहचान बद्री नाम के एक लड़के से हुई, जिसने हमें दिल्ली में घर किराए पर दिलाने में मदद की। हमारे रोज रोज झगड़े होने लगे, जिसके बाद मुझे पता नहीं कि वो मई महीने में मुझे छोड़कर कहाँ चली गई।
जबकि आफ्ताब ने अपने पहले बयान में बताया था कि 14 मई के दिन श्रद्धा और आफ्ताब छतरपुर के घर में शिफ्ट हुए थे। 22 मई को अपना फोन छोड़कर श्रद्धा कहीं चली गई। श्रद्धा का फोन 26 मई को बंद हुआ था और 22 से 26 मई के बीच में श्रद्धा के फोन से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए। श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब इस मामले में एक के बाद एक अलग अलग कहानियां उजागर हो रही हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि खबर यह भी मिली है कि 3 नवंबर की पूछताछ के बाद से आफ्ताब का परिवार अनट्रेसेबल है। वसई पुलिस के संपर्क में नहीं है आफ्ताब का परिवार। वसई पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल हाथ खाली हैं। अब आप आफ्ताब और श्रद्धा के इस केस के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।